हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी बाई शैलेश सर, ज्योग्राफी एजुकेशन ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे भारत के पोर्ट्स के बारे में, भारत के बंदरगाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में मुख्यतः 13 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं। सामुद्रिक जलमार्गों की दृष्टि से भारत का संपूर्ण जो प्रायद्वीप तटीय जो भाग है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। टोटल लैंड ऑफ कोस्टल एरियाज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। देश की जो मुख्य भूमि है ये गुजरात से लेकर के, और जब हम यहाँ पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक आते हैं तो 5600 किलोमीटर की जो हमारी लंबी तटरेखा है इसके ऊपर बड़े 13 बंदरगाह पाए जाते हैं और छोटे 139 बंदरगाह पाए जाते हैं। बंदरगाहों का नियंत्रण और केंद्र जो है केंद्र सरकार के हाथ में दिया गया है, जबकि छोटे एवं जो मझोले आकार के जो बंदरगाह होते हैं वो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं, जिनका प्रबंध तथा प्रशासनिक जो संबंधित जितने भी कार्य है वो राज्य सरकार को दिए गए हैं। तो भारत के आज मुख्य 13 बंदरगाह जो है उनको हम अध्ययन करेंगे और बाकी जो छोटे जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो नंबर 1 पे कांडला, जो गुजरात की पश्चिमी सीमा के ऊपर अवस्थित है। गुजरात में कच्छ की जो खाड़ी है यह बंदरगाह उस पर स्थित है, और एक जवारीय बंदरगाह है कांडला। यहाँ सरकार ने मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया। इस बंदरगाह के ऊपर अबरक, मैग्नीज, चमड़ा, कपड़ा, कपास और अनाज, नमक, सीमेंट जो इत्यादि है वो यहाँ से निर्यात किया जाता है। यह कांडला क्रीक में अवस्थित है, एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई बंदरगाह है। और दूसरा जो हमारा मुख्य बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। पहले इसको बम्बई के नाम से जाना जाता था, आज इसका नाम जो बदल करके मुंबई हो गया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और पश्चिमी तट के ऊपर अवस्थित यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो मुंबई है यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये पूरा वर्ष जो है खुला रहता है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है और प्राकृतिक कटान जो सालमट द्वीप यहाँ पाया जाता है उस द्वीप के ऊपर ये बंदरगाह अवस्थित है। यहाँ से मुख्यतः सूती, ऊनी कपड़े और चमड़े का सामान, पेट्रोलियम, मैग्नीज, मशीन इंजीनियरिंग का जो सामान है वो इत्यादि इस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है और यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। तीसरा जो हमारा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नेहविया सेवा न्यू मुंबई इसके नीचे स्थित है। यह मुंबई से 10 किलोमीटर दक्षिण में एलिफेंटा गुफाओं के नज़दीक में बनाया गया बंदरगाह है और इसको जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नया नामकरण किया गया। यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है जो मुंबई के बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए, जो मुंबई का जो बंदरगाह है इसके दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है इसको अवस्थित किया गया और ये न्यू मुंबई में आधुनिक शैली से विकसित किया गया है। इसे 1988 में देश का 12वां बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। यह भारत का विशाल कंटेनर पतन माना जाता है और यह मुंबई का जुड़वां पतन भी इसको कहा जाता है। मुंबई के दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। तीसरा जो बंदरगाह है मुर्म गोवा, ये गोवा के जुआरी नदी के ऊपर अवस्थित है और एक एस्चुरी के ऊपर स्थित किया है। यह बंदरगाह 1970 तक देश का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह था और जापान को लौह अयस्क का निर्यात जो है यहीं से किया जाता था। वर्तमान में मैग्नीज, सीमेंट, उर्वरक, कॉफ़ी, नारियल, काजू, नमक, खनिज जो नमक है वो यहाँ से निर्यात किया जाता है। उसके बाद 5वां जो बड़ा बंदरगाह है वो हमारा कर्नाटक में अवस्थित है जिसको न्यू मैंगलोर
कहा जाता है। ये मैंगलोर सिटी के पास में स्थित है। और न्यू मैंगलोर जो है मुर्मुगोवा व कोचीन के मध्य में स्थित किया गया। यहाँ पर मुर्मुगोवा और यहाँ पर इसे नीचे जाते हैं तो कोचीन है। केरल के अंदर कोचीन केरल के पश्चिमी दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर कोचीन अवस्थित है। उन दोनों के बीच में एक बंदरगाह जिसे न्यू मंगलोर के नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत दृष्टि से छोटा है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के द्वारा मुंबई के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, इसलिए जो इसकी उपयोगिता है अधिक बन जाती है। यहाँ से मुख्यतः लोहशक जो कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख खान से निष्कासित किया जाता है, ग्रेनाइट, काजू, कहवा जो कर्नाटक में अवस्थित किए जाते हैं, लकड़ी, मछली, चंदन का तेल यहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। उसके बाद छठा जो हमारा बंदरगाह आता है वो केरल जो राज्य है उसके दक्षिण के पश्चिमी जो तट है वहाँ पर अवस्थित है, जिसको कोचीन या कोची के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल के तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। और वेवनाद कयाल जिसे यहाँ पर अरब की रानी भी इसको कहा जाता है। अरब की रानी इसको इसलिए कहा जाता है, क्वीन ऑफ एरेबियन सी के नाम से ये फेमस है। इसके मुहाने पर स्थित कोची पतन, जो कोची का पतन है वो प्राकृतिक पतन है। इस पतन को स्वेज और कोलंबो, यह जो पतन है स्वेज और कोलंबो जो मार्ग है उसमें अवस्थित होने की वजह से इसको अत्यधिक लाभ प्राप्त है। और इसी कारण इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। कोची को या कोचीन को पूर्व का वेनिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो व्यापार है ये स्वेज और कोलंबो मार्ग में अवस्थित होने की वजह से इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। और यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट पर अवस्थित एक वेलिंगटन जो द्वीप है उसके ऊपर ये पाया जाता है। यहाँ वेवनाथ एक लैगून झील है, उसमें एक द्वीप है वेलिंगटन, जिस पे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A अवस्थित है। और ये बंदरगाह भी पूरे वर्ष खुला रहता है व्यापार के लिए। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला भी स्थापित की गई है। और हमारा नेक्स्ट जो सातवां बंदरगाह आता है वो तमिलनाडु राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहाँ अवस्थित है, जिसको तूतीकोरिन के नाम से जाना जाता है। और अब इसका जो नाम है 27 जनवरी 2011 को सरकार ने इसका नाम बदल करके, क्योंकि तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से इसको नाम बदल करके यहाँ पर चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। BO चिदंबरनार नया नामकरण इसका किया गया। तो श्री VO चिदंबरनार पिल्ले जो थे 1906 में उन्होंने प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा तूतीकोरिन यहीं से शुरू की थी, जिसकी वजह से इसका नाम बदल करके अब चिदम्बरम नार पिल्ले कर दिया गया। और यह भारत का प्रथम कॉरपोरेट पोताश्रय इसको कहा जाता है भाई। उसके बाद जो हमारा मुख्य बंदरगाह है वो आता है चेन्नई। भारत की सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से इसको कहा जाता है। यह एक कृत्रिम, नेचुरल नहीं, ये कृत्रिम पतन है जिसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया। और इसको 1859 में 1867 में स्थापित किया गया था। तट पर पानी की कमी रहने के कारण जो बड़े जलयान हैं इसके तट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसे बाद में कृत्रिम रूप से गहरा कर दिया गया। और यहाँ से पेट्रोलियम उत्पादक उर्वरक, लोहशक, मैग्नीज, अब्रक, कोयला, मशीनें, सूती और रेशमी जो कपड़े हैं, चमड़ा, रबड़, तंबाकू, तेल, हल्दी इत्यादि जो पदार्थ है इनका यहाँ से आयात भी किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है। मुंबई के बाद यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह अब बन गया है। सबसे पहले मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई के बाद अगर नाम आता है बड़े बंदरगाहों में तो हमारा चेन्नई हो गया है। और उसके बाद का जो मुख्य बंदरगाह है वो हमारा यहाँ पर एक एन्नौर बंदरगाह है जो इसी के पास अवस्थित है। चेन्नई से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एन्नौर नाम का एक बंदरगाह अवस्थित है।
और उसके ऊपर अगर जाते हैं तो हमारा सबसे मुख्य जो बंदरगाह आता है वो आंध्र प्रदेश जो है, उसके अंदर विशाखापत्तनम, जो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश के हमारा उत्तरी जो सरकार है उसके मध्य में ये अवस्थित है, और इसको काकीनाडा तट भी कहा जाता है। इस बंदरगाह के पास पोत निर्माण व मरम्मत उद्योग अवस्थित किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि किस पतन के करीब पोत निर्माण व मरम्मत उद्योग स्थापित किए गए हैं, तो वो हमारा विशाखापत्तनम है। यहाँ से लो एशक पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा यहाँ से आयात और निर्यात दोनों किए जाते हैं। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी माना जाता है। उसके बाद मुख्य हमारा जो बंदरगाह आता है वो आता है पाराद्वीप। पाराद्वीप जो बंदरगाह है यह कोलकाता व चेन्नई के बीच में अवस्थित है। यहाँ पर कोलकाता है और यहाँ पर चेन्नई है, इन दोनों के बीच के अंदर, या विशाखापत्तनम और कोलकाता के बीच में अवस्थित है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की लगभग बाउंड्री के आसपास ही रहता है। और यह कोलकाता से व चेन्नई के बीच 100 किलोमीटर से महानदी जो डेल्टा बनाती है उड़ीसा के पास, वहाँ पर ये अवस्थित है। और मुख्यतः जापान को जो कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है उसके लिए ये फेमस है। जापान को सारा जो कच्चा लोहा है वो पाराद्वीप बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। यह प्रधान निर्यात बंदरगाह इसको कहा जाता है, और इसका पोताश्रय भी काफ़ी गहरा है। उसके बाद जो मुख्यतः बंदरगाह भारत में है वो हमारा कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह आता है। तो हुगली नदी पर अवस्थित बंगाल की खाड़ी में 128 किलोमीटर अंदर की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा पतन यहाँ पर स्थित है। और मुंबई की भांति इसका जो विकास अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का प्रारंभ लाभ यहीं से प्राप्त होता था। तो सबसे पहले महाराष्ट्र और उसके बाद जैसे कोलकाता सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से आता है। तो हल्दिया यह कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यह एक पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक नदीय पतन पर स्थित है। कांडला की भांति यह भी एक जवारीय पतन है। इस बंदरगाह पर जल स्तर के बढ़ने से फरका नामक स्थान जो है उस पर एक बांध बनाया गया है। यह पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, गेटवे ऑफ द ईस्ट इंडिया। अगर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहेंगे तो हमारा कौन है, कोलकाता को कहा जाता है, उसके नाम से ये फेमस है। और ये जो हमारा एन्नोर जो द्वीप है, एन्नोर जो पतन है, यह तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है और चेन्नई के उत्तर में पाया जाता है। इसका परिचालन 2001 में शुरू किया गया और यह देश का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह माना जाता है। यहाँ पर प्रथम पब्लिक कंपनी मिनी रतन बंदरगाह इसको कहा जाता था। यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। यह चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर अवस्थित है और 21 फरवरी 2014 को एन्नोर बंदरगाह इसका नामकरण कर दिया गया। और के कामराज स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता माने जाते हैं, इसीलिए इसका जो नाम उन्हीं के नाम पर, के कामराज स्वतंत्रता सेनानी आधुनिक तमिलनाडु के थे, उन्हीं के नाम पर इसका बंदरगाह का नामकरण किया गया, एन्नोर बंदरगाह किया गया। उसके बाद हमारा जो मुख्य बंदरगाह आता है वो पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता के बाद का जो हमारा मुख्य बंदरगाह माना जाता है 13वें नंबर का, वो पोर्ट ब्लेयर है। यह अंडमान निकोबार, ये अंडमान और यहाँ पर नीचे निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर एक स्थान है। ये केंद्र सरकार 1 जून 2010 से बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है। इससे देश में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या अब 13 हो गई है। इसको मिलाकर के देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 हो गई है। इस बंदरगाह का प्रबंध मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अधीन दिया गया है और पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत में मुख्यतः जो 13 मुख्य बंदरगाह है, पहले नंबर पे गुजरात में कांडला आता है, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र, तीसरा मुंबई महाराष्ट्र का ही जवाहरलाल नेहरू है, चौथा गोवा के अंदर मुर्मुगांव है, पांचवा जो है कर्नाटक न्यू मैंगलोर के नाम से जाना जाता है, उसके बाद छठा जो है कोची या कोचीन, और सातवां जो है तमिलनाडु के अंदर BO चिदम्बरम नार,
और इसका नया नामकरण किया गया। पहले इसको तूतीकोरन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद चेन्नई हमारा 8वां बंदरगाह है। उसके बाद 9वां जो बंदरगाह है वो एन्नोर है। और 10वां जो बंदरगाह तटीय क्षेत्र के ऊपर विशाखापत्तनम, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद उत्तरी सरकार में पाया जाता है ये। उसके बाद जो हमारा बंदरगाह है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर पारादीप है, जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करने के लिए फेमस है। और नंबर 13 पे हमारे यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह आता है। और नंबर 12 पे कोलकाता आता है। और नंबर 13 पे हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आता है। तो ये भारत के मुख्य बंदरगाह है जिनका जो तो उसके बाद जो हमारे भारत के जो मध्यम बंदरगाह बसते हैं, जैसे यहाँ पर गुजरात में कांडला के बाद मुंद्रा बंदरगाह आता है, और जखाऊ बंदरगाह है मुंद्रा के बाद, और उसके नीचे जो जस्ट मांडवी बंदरगाह है। और फिर हमारा आता है सलाया बंदरगाह आता है जो खंबात की खाड़ी में है। उसके बाद ओखा बंदरगाह है। और उसी के बाद पिंधारा बंदरगाह गुजरात में। उसके बाद हमारा सिक्का एक बंदरगाह है जो आंतरिक पोर्ट है। उसके बाद गुजरात के अंदर ही बेदी बंदर एक बंदरगाह है, दाहोज और हजीरा, जो उसके नीचे भावनगर, और भावनगर सट जाते हैं तो पीपाओ बंदरगाह आता है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो जाफराबाद और वेलावल और पोरबंदर, ये मुख्यतः बंदरगाह हमारे गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। जो छोटे बंदरगाह है वो बड़े बंदरगाहों तक सामान पहुंचाने और अन्य खनिज पदार्थों के साथ साथ महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो यहाँ पर पहुंचाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर बात करें तो यहाँ रत्नागिरी और रेड्डी 2 बंदरगाह और पाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू पतन जो है इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो रत्नागिरी बंदरगाह है, रत्नागिरी पहाड़ियों से जस्ट उसके ढलान के अंदर। उसके बाद नीचे रेड्डी बंदरगाह आता है। और मर्मोगांव गोवा से नीचे जाते हैं कर्नाटक के अंदर तो कारवाड़, और कारवाड़ के नीचे हमारा होनावर बंदरगाह आता है। और कर्नाटक में ही माले बंदरगाह भी कर्नाटक में अवस्थित है पश्चिमी तट के ऊपर। और जो न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है, इससे जब नीचे जाते हैं हमारे केरल के तट के ऊपर तो यहाँ पर कालीकट तट है। और कालीकट तट के नीचे कोचिन, और कोचिन के नीचे जो हमारा अलेपी बंदरगाह आता है। अलेपी बंदरगाह और नींदकारा जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह कोची जो बंदरगाह है इसकी जो इसके ऊपर दबाव जो रहता है उसको कम करने के लिए इनको अवस्थित किया गया। और उसके नीचे जाएंगे तो क्विलोन बंदरगाह आता है। क्विलोन बंदरगाह से तिरुवनंतपुरम, और केरल के बिल्कुल सबसे लास्ट में जो आता है वो केरल का सबसे अंतिम जो बंदरगाह है वो तिरुवनंतपुरम है। और भारत का सबसे दक्षिणी अगर बंदरगाह देखते हैं तो हमारा कन्याकुमारी आता है, जो तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण में समुद्र तट के ऊपर अवस्थित है। और उसके बाद तूतीकोरन हमने अध्ययन मुख्य बंदरगाहों से आता है। और उसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर नागपट्टनम बंदरगाह आता है तमिलनाडु में ही। और उसके ऊपर कुडडालुरु और पांडिचेरी के ऊपर चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह आते हैं जो मुख्य बंदरगाह है। उसके ऊपर जब जाते हैं तो विशाखापत्तनम जो हमारा बंदरगाह था, एन्नोर और विशाखापत्तनम बंदरगाहों के बीच में 2 बंदरगाह पाए जाते हैं, मछलीपत्तनम और काकीनाडा जो है ये हमारा विशाखापत्तनम जो पतन है इसके पास पाया जाता है। और उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पाराद्वीप जो बंदरगाह है इसके पास में गोपालपुरम एक बंदरगाह अवस्थित है। और उसके ऊपर जाएंगे तो जैसे ही हमारा मुंबई जो बंदरगाह था उससे ऊपर थोड़ा सा हल्दिया मुंबई से 105 किलोमीटर दूरी पर हल्दिया बंदरगाह अवस्थित है। तो ये भारत के मध्यम प्रकार के जो बंदरगाह है, जो बड़े जो बंदरगाह थे उन पर जो दबाव है उस दबाव को कम करने के लिए अवस्थित किया गया है। और हरित बंदरगाह परियोजना भारत का कुल समुद्री तटीय जो है 9 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। और भारत के 13 बड़े बंदरगाह यहीं अवस्थित हैं। 19 जनवरी 2016 को भारत के प्रमुख बंदरगाहों को स्वच्छ हरियाली और यहाँ पर पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा परियोजना हरित बंदरगाह
प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट यहाँ शुरू किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत दो कार्य, एक तो पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी हरित बंदरगाह पहल और दूसरा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। तो महापत्तनम प्राधिकरण विधेयक सरकार यहाँ लेके आई 2016 के अंदर, और ये जो जितने भी जो बंदरगाह है इन सब के लिए वो योजना शुरू की गई थी। यह विधेयक महापत्तनम ट्रस्ट अधिनियम 1963 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था भी। तो विधेयक का उद्देश्य भारत में महापत्तनों के विनियम, प्रचालन और नियोजन के लिए महापत्तन प्राधिकरण का गठन करना था। इसमें प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन तीनों को समाहित किया गया और यह विधेयक चेन्नई, कोची, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मार्मुगांव, पीके चिदम्बरम और विशाखापत्तनम बंदरगाहों पर लागू होता है। विधेयक में प्रत्येक महापत्तन, जितने भी जो पतन है, ये जो बड़े पतन थे, महापतन सब जो हमारे 13 बड़े पतन हैं, और एक महापत्तनम प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया गया और जिसके जो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष इसमें शामिल किए गए। तो ये हमारे भारत के मुख्य बंदरगाह थे और इनका जो देखरेख है केंद्र सरकार की समवर्ती सूची और स्टेट सरकार को इनका प्रबंधन और देखरेख दिया जाता है।